सेंटर शो मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज हम ये शो लेकर हाजिर हैं शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक अंधेरी सबवे। और इसलिए क्योंकि हर बारिश यहाँ की तस्वीरें भयावह होती हैं। पानी इस मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है कि आप देखिए इस तरह की मार्किंग यहाँ पर लगाई जाती है कि रेड लाइन से ऊपर अगर पानी इकट्ठा हो तो वाहन पार न करें। लेकिन इस बार यहाँ की तस्वीरें राहत पहुँचाने वाली थी। करीब 3 ऐसे पंप्स यहाँ पे सक्शन पंप्स लगाए गए थे और पानी इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। ऐसी तैयारियां कई निचले हिस्से में थी, लेकिन बावजूद इसके कई इलाके पानी पानी हुए क्योंकि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश इन इलाकों में हुई है, जिसकी वजह से तैयारियों की पोल खुलती हुई दिखी। महाराष्ट्र में सामान्य समय से पहले की जो ये मानसून की दस्तक है वो भयावह साबित हुई। खासतौर से पुणे में जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली थी और मुंबई कई इलाकों में बिल्कुल ठप नजर आई। अस्पताल के अंदर पानी हो या फिर अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर पानी इकट्ठा हो, ऐसी तमाम तस्वीरें परेशान करती रही। और अगले 72 घंटे का भी कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी है। तो आपको दिखाते हैं समय से पहले मानसून की दस्तक ने महाराष्ट्र का क्या हाल किया। थमी हुई ट्रेनें, पानी में तैरती गाड़ियां, अस्पताल, अंडरग्राउंड मेट्रो, पानी पानी, घर, दफ्तर सब तालाब बने। इस हफ्ते की शुरुआत महाराष्ट्र में बारिश के तांडव के साथ हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 10 दिन पहले ही महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। पुणे में भारी बारिश से हालात बेकाबू हुए। पुणे सोलापुर हाईवे पर बादल फटने जैसी स्थिति बनी, जिससे कई गाड़ियां बह गईं और बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। बारामती, इंदापुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं। अचानक आए इस मानसून ने आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। सुबह 9 से 10 बजे के बीच 1 घंटे में ही कई जगह 150 से 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। दक्षिण मुंबई पानी पानी दिखा। खास करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कई निचले इलाकों में बीएमसी के पंप तैनात किए जाते हैं जो इस जल भराव के पानी को बाहर निकाल सके। लेकिन यहाँ पंप तो है, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, वो चालू नहीं है, जिसके चलते भारी जल भराव हो रहा है। इसे साफ तौर पर समझने की कोशिश करिए कि 10 दिन पहले आए मानसून ने किस तरीके से बीएमसी की पोल खोल कर रख दी है। तमाम जो दावे किए जा रहे थे, जो मानसून के चलते जो काम किए जा रहे थे, चाहे वो नाले सफाई का हो, चाहे वो रास्तों की दुरुस्ती का हो, ये जल भराव साफ तौर पर आपको दिखाता है कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो सो रहा है और साथ ही साथ जो मुंबईकर है वो हर साल की तरह परेशान नजर आ रहे हैं। मुंबई की तीनों रेलवे लाइनें, मध्य रेलवे, हार्बर और वेस्टर्न रेलवे की लोकल सेवाएं प्रभावित हुई। दादर, बांद्रा, परेल समेत कई निचले इलाकों में जल भराव हुआ। केईएम अस्पताल परिसर में पानी घुसा तो मेट्रो भी बच न सका। तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों के मन में अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो कनेक्टिविटी है मुंबई की वो कहीं ना कहीं ठप पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ना तो ट्रेन जो है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे की देरी से चल रहे थे। बेस्ट बसेस जो हैं वो पूरे तरीके से पानी में जलमग्न नजर आई। कई ऐसे इलाके जहाँ पर पानी नहीं भरनी चाहिए थी, बीएमसी की टेक्नोलॉजी और तैयारी को देखते हुए वहाँ पर भी पानी भरता हुआ नजर आया। और अब एक्वा लाइन में पानी भरने के चलते जो है कहीं ना कहीं मुंबईकरों में डर और भय का माहौल है। मानसून को लेकर, तैयारियों को लेकर प्रश्न चिन्ह है, गुस्सा है। और ऐसे में बीएमसी द्वारा लगातार वॉर रूम से जो है कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। इस बार 10 दिन पहले बरसात और मानसून ने दस्तक दी है, मगर दस्तक देते ही मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुंबईकरों को अपनी आम दिनचर्या से हटकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुंबई का सबसे प्रख्यात पर्यटन स्थल जुहू, यहाँ पर भी एहतियातन तौर पर अब इस पूरे जुहू बीच को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आम लोगों को आने की मनाही कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो है वो बारिश बढ़ रही है। हालांकि अभी जो बारिश की गति है मुंबई सबर्ब्स में, मुंबई उपनगरों में, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मगर एहतियातन तौर पर लोगों को यहाँ पर आने से मना किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी मानसून पहुंचा है।
इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मॉनसून ने इतनी जल्दी दस्तक दी हो मुंबई में, क्योंकि जो डेटा आईएमडी के पास है वो 1950 के बाद से है और वो डेटा कहता है कि इससे पहले 29 मई के दिन 1956 में इस तरह से हुआ था कि इतनी जल्दी मॉनसून ने दस्तक दी हो, और इसके बाद 1962 में और 1971 में। तो इतिहास में पहली बार आज के दिन 26 मई को इतनी जल्दी मॉनसून ने एंट्री मारी है मुंबई में। देर रात तक बारिश हुई, सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन गनीमत की बात है कि अभी रफ्तार जो बारिश की है वो थोड़ी सी कम हुई है। दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट जैसे इलाकों में 12 घंटों में 252 मिलीमीटर बारिश हुई। अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम फिर से फेल साबित हुआ और करोड़ों रुपयों की मरम्मत और तैयारियों के दावों की पोल पहली लंबी बरसात में ही खुल गई। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां मॉनसून ने अभी दस्तक तो नहीं दी है, लेकिन उससे पहले हुई बारिश ने ही तमाम पोल खोल दिए हैं। इस पर राजनीति भी हो रही है, तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जल भराव को आखिर रोका कैसे जाए। देखिए दिल्ली से ये रिपोर्ट। शनिवार देर रात हुई बारिश ने रविवार सुबह दिल्ली का ये हाल कर दिया। मिंटो ब्रिज पर तो बकायदा कार डूबती नजर आई। सरकार ने बस ये किया कि मिंटो ब्रिज पर तैनात जूनियर इंजीनियर को हटा दिया। 2 महीने पहले एक मीटिंग करी थी, उसमें लगातार वाटर लॉगिंग के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स का विजिट किया। वाटर लॉगिंग के कारण और उसका निवारण उन पे कार्य किया गया। और जब पिछले माह एक बैठक में हर वाटर लॉगिंग पॉइंट के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय किया गया, इस बार जब वाटर लॉगिंग के कारण से मिंटो ब्रिज पे फिर से थोड़ा पानी भरा तो उसकी जिम्मेवारी निश्चित थी और उस जिम्मेवारी को पूरा ना करने के लिए उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। आम आदमी पार्टी ने पूछा कि ट्रिपल इंजन सरकार होने पर भी दिल्ली का ये हाल क्यों है और यहाँ कोई पीडब्ल्यूडी मंत्री भी क्यों नहीं है। हल्की सी बारिश में पूरी दिल्ली पानी में डूब गई है और जल मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री इस वक्त पता नहीं कहां नदारद है। इस पूरे सीन में कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। मॉनसून तो अभी आया भी नहीं। मॉनसून आने से पहले हल्की फुल्की बारिश में ही जिस तरीके से पूरी दिल्ली चौक हो रही है, जिस तरीके से पूरी दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो रही है, वो अपने आप में ये बताता है कि बीजेपी की सरकार 3 महीने में कुछ भी काम करने में नाकाम रही है। एनडीटीवी ने ग्राउंड पर जाकर ये समझने की कोशिश की कि क्या इस जल भराव की समस्या को खत्म किया जा सकता है। हम सिटी प्लानर प्रोफेसर अनिल दीवान को मिंटो ब्रिज लेकर पहुंचे और उनसे समझने की कोशिश की। मिंटो ब्रिज की ये जो समस्या है, ये अंग्रेजों के टाइम की समस्या है। पुरानी दिल्ली थी और नई दिल्ली जब बनी, उसके और इसके बीच में कनेक्शन पे जो रेलवे की लाइन है उसके नीचे से ये सड़क गई है। ये सड़क का लेवल बहुत नीचा है और यहाँ पे पानी भरता है। तो उस पानी के भराव के लिए यहाँ पे बिजली के पंप लगे हैं, डीजल के पंप लगे हैं, पंप हाउसेस बने हैं, स्टैंड बाय पंप लगे हुए हैं। पंप फेल ना हो जाए उसका सबका अरेंजमेंट बना है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक और लाइन डल रही है, वो लाइन के चैम्बर्स बन रहे हैं। चैम्बर से सड़क को क्रॉस किया गया है 2 जगह पे और उसको बाहर ड्रेनेज लाइंस में डालने की व्यवस्था हो रही है। अभी आप देख रहे हो कितनी जेसीबीज लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के समय सरकार पर हमलावर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बारिश के बाद ट्वीट किया कि इतनी बारिश के बाद भी दिल्ली के नालों से ओवरफ्लो नहीं हो रहा। सरकार की तमाम तैयारियों के बाद भी जब जल भराव हुआ तो उसके बाद रातों रात मिंटो ब्रिज जाने वाली सड़क को खोदकर नया पाइप डाला जा रहा है ताकि पानी को डाइवर्ट किया जा सके। सवाल ये है कि क्या कल जल भराव देखने के बाद अधिकारियों को समझ में आया कि जो पाइप लगा हुआ है, जो मोटर लगा हुआ वो काफ़ी नहीं था, इसलिए उन्होंने रातों रात जोड़ा है, या पहले की प्लानिंग थी। ये ग्राउंड पे ताज़ा हाल है। देखते हैं कि क्या इस पाइप के बाद भी कुछ ज़मीनी स्थिति में बदलाव आता है या जो वैसा ही जो बना हुआ है तो बदस्तूर वैसे ही जारी रहता है। ये देखना होगा आने वाले दिनों में जब मानसून दिल्ली अच्छे से आ जाएगा। कैमरा पर्सन मुरसलीन के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बरसात की इस हलचल में मीठी नदी स्कैम का मामला भी खूब उछल रहा है और इसके दायरे में अब बॉलीवुड एक्टर डीनू मौर्य और उनके भाई भी फंसते हुए दिख रहे हैं। करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। मीठी नदी की सफाई के मामले में घोटाले के आरोप को लेकर इनसे लंबी पूछताछ हुई है और खबर ऐसी है कि ईओडब्ल्यू ने डीनू मौर्य को
दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। रीनू मौर्या पर घोटाले के मुख्य आरोपी के संपर्क में रहने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी से रीनू और उनके भाई की बातचीत हुई थी। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बीते 24 घंटों में अपराध की संगीन घटनाएं सामने आई हैं। गाजियाबाद में एक शातिर अपराधी को पकड़ने गए सिपाही की मौत हुई। लखनऊ में गैंग वॉर, तो इसी के साथ जौनपुर में ट्रिपल मर्डर। फिरोजाबाद से भी कुछ ऐसी ही खबरें आई। सवाल यही है कि इसके पीछे अपराधी कौन है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। जौनपुर, जहां एक ट्रिपल मर्डर ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। जफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा अंडरपास के पास एक वर्कशॉप में पिता लालजी और उनके 2 बेटों की रॉड और हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाश मौके से फरार हैं और पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन इस जघन्य हत्याकांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी बेखौफ हैं। लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक, इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद जिले से भी सामने आया, जहां नगला सिंघी क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर पूर्व ग्राम प्रधान और उसके बेटे की धारदार हथियार से बार-बार हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। एक पक्ष अरविंद यादव, इनको जमीन पर कब्जा दिलाया गया था। ये कब्जा दखल होने के बाद से आज पहली बार अपने गांव पे खेती करने के लिए आए हुए थे। इस से ही क्षुब्ध होकर जिन पक्ष से इनका विवाद चल रहा था, वो लोग खेती करने के जो उपकरण होते हैं उसके साथ ही मृतक अरविंद के पक्ष पर हमलावर हो गए। योगी सरकार दावा करती है कि यूपी में अपराधियों की कमर टूट चुकी है। एनकाउंटर, सख्त कार्रवाई और पुलिस सुधारों की बातें होती हैं, लेकिन गाजियाबाद में सिपाही की हत्या, लखनऊ में गोलीबारी और जौनपुर में ट्रिपल मर्डर केस ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या वाकई अपराधी डर रहे हैं। जब यूपी में अपराधियों में पुलिस का इतना खौफ है, तो इन संगीन घटनाओं के पीछे कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आईपीएल के इस सीजन में धोनी की टीम आखिरी नंबर पर रही, फिर भी फैंस मायूस नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही कायम है कि अब उनके फैंस धोनी को आने वाले समय में किस अवतार में और कहां देखेंगे। देखिए रिपोर्ट। जब सबको इंतजार था कि एमएस धोनी कुछ कहेंगे अपने रिटायरमेंट को लेकर, अपने आगे के प्लान को लेकर, तो उन्होंने कहा जरूर, लेकिन उससे भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सब हो गया है और ये भी नहीं कह रहा कि मैं वापस आऊंगा। मेरे पास अभी आगे का फैसला लेने के लिए 4-5 महीने हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं अपने घर रांची जाऊंगा, अपनी बाइक का लुत्फ उठाऊंगा। मेरे पास फैसला लेने के लिए वक्त है। थाला आईपीएल में चेन्नई की पहचान है और पूरे आईपीएल की भी शान है। आईपीएल में आज भी सबसे ज्यादा 7 नंबर की जर्सी बिकती है। माही भारत में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से भी बड़ा ब्रांड है, लेकिन इस खेल के लिए उनकी भूख कम नहीं हुई है। उनका शरीर शायद पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। Now I've retired since 2019, so it has been quite some time. What I've been doing in the meantime is I just want to enjoy cricket for last whatever few years I would be able to play. I want to enjoy it how I did as a child. धोनी को करीब से जानने वाले जानते हैं कि वो रिकॉर्ड के लिए खेलते ही नहीं, जिम्मेदारी और खेल से प्यार के लिए खेलते हैं। इसलिए 43 की उम्र या लोगों की आलोचना उनके खेल के आड़े नहीं आती। धोनी ने 90 टेस्ट खेलकर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। 100 टेस्ट का इंतजार नहीं किया। 98 अंतर्राष्ट्रीय T20 के बाद बगैर सैकड़े का इंतजार किए इस फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया।
बाहरी शोर उन्हें हिला नहीं सका। धोनी ने आईपीएल में 278 मैचों में 5,439 रन बनाए, जिसमें 24 अर्धशतकीय पारियां खेली। रिकॉर्ड 5 बार चेन्नई के लिए खिताब जीता। अपनी शानदार कप्तानी से सबका दिल जीतते रहे। 7 जुलाई को धोनी 44 के हो जाएंगे, मगर इस उम्र में भी उनके फैसलों में क्रिकेट का स्ट्रीट स्मार्टनेस सबको हैरान करता है। जो अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले एक मैच में एक लूप करके बॉल फेंक दिया तो बैट्समैन ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं आउट हो जाऊंगा, और वो एक बिल्कुल नई चीज़ है। अब वो उसको बाकी प्लेयर फॉलो करेंगे। धोनी का जो गेम सेंस है वो शायद वर्ल्ड में किसी क्रिकेटर के पास नहीं है, और वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस जो होते हैं जो ड्यूरिंग गेम के बीच में लेते हैं और जिसकी वजह से गेम पूरा पलट जाता है, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे को लगता है कि इसी वजह से धोनी अभी तक आईपीएल में बने हुए हैं। मगर कुछ लोग धोनी की बादशाहत को कम होते नहीं देखना चाहते। वो मानते हैं कि एक हाई लेवल पर खेलना छोड़कर धोनी को मेंटरिंग करनी चाहिए। वो राइट टाइम आ गया कि धोनी को अब गुड बाय करना चाहिए और पीछे से ही अपना काम करना चाहिए, जो मेंटर का काम होता है। क्योंकि उनका जो फिटनेस और जो कहते हैं ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला गेम जो है, अब वो धीरे धीरे लो होता जा रहा है। इस साल इस आईपीएल में क्योंकि अब वो कैप्टनसी वापस कर रहे हैं ऋतुराज की इंजरी के बाद, तो उनकी हर एक जो भी एक्शंस है, चाहे वो बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो स्टंपिंग रन आउट कर रहे हैं, हर उनकी प्रेजेंस जीने आते हैं लोग। धोनी रिटायरमेंट कब लेंगे या नहीं, ये सब फैसला किसी पिच रोलर, पिच कंडीशन, मैच के कंडीशंस पर निर्भर नहीं करता है। धोनी के रिटायरमेंट को लेकर या मेंटोरिंग को लेकर 4 दिनों पहले उनके कोच स्टीफन फ्लेमिंग से दिल्ली में ही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा आई डोंट नो। यही धोनी की शख्सियत है, यही धोनी का अंदाज है। दरअसल धोनी के हर फैसले में एक लॉजिक और पैटर्न तो होता है, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से नहीं जानते हैं उनके लिए उनके फैसलों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। मुंबई के अंधेरी सबवे से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।